उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 4000 घरों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर मुआयना कर चुके हैं। इसके विरोध में यहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रशासन ने अखबारों में नोटिस निकालकर 9 जनवरी तक घरों को खाली करने के लिए कहा है। सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है, लेकिन इस मुद्दे ने इस देश में बैठे मुस्लिमों के रहनुमाओं को बोलने का एक मौका दे दिया, ऐसा उन लोगों का मानना है। और इन नामों में तमाम नामचीन लोग शामिल हैं। अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला, बहन कुमारी मायावती, महबूबा मुफ्ती। इन लोगों का कहना है कि यह मुस्लिमों के साथ ज्यादती है और चुन चुन कर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को अपनी बात शुरू करने से पहले बता दूं कि इन परिवारों में सिर्फ मुस्लिम परिवार नहीं है, बल्कि कई परिवार हिंदू भी हैं। हाँ, इतना जरूर है, मुस्लिम परिवार ज्यादा हैं और हिंदू परिवार कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। हल्द्वानी को लेकर जो प्रोपेगेंडा जुबैर और ओवैसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा वही हकीकत में कुछ भी नहीं है। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य है। ये लोग जानबूझकर लोगों को भड़काकर दूसरा शाहीन बाग बनाने के चक्कर में लगे हैं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। जो अखिलेश यादव और ओवैसी छाती पीट रहे हैं, पहले उनकी बात सुनिए। अखिलेश यादव ने एक 10 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भेजा है जो जांच पड़ताल करेगा और फिर आकर अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा। ओवैसी का कहना है कि ओवैसी ये कहते हैं कि इंसानियत दिखाते हुए उत्तराखंड के हल्द्वानी के लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को वहां से नहीं निकाला जाना चाहिए। ओवैसी ने सवाल किया कि हल्द्वानी के लोगों के सिर से छत छीन लेना कौन सी इंसानियत है। वहीं भाजपा पर करारा हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपाई कहते हैं भारत अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है। तो ओवैसी साहब, इसमें कोई भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं, यह जमीन रेलवे की है और रेलवे कानूनी तौर पर अपनी जमीन को लेना चाहता है। और एक बात, हैदराबाद में जो ओवैसी साहब का आलीशान घर है, उसका रकबा पता है आपको कितना है? 1,30,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा। इतने रकबे का मतलब समझते हैं? जिन मकानों की चाबियां पीएम मोदी ने दिल्ली के बेघर लोगों को दी है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ओवैसी के घर में 400 परिवार रह सकते हैं, मतलब करीब 1600 लोग। और अखिलेश का लखनऊ के मकान का रकबा है 24,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा। और अखिलेश के घर में अगर इस तरह हिसाब लगाएं तो करीब 75 परिवार रह सकते हैं, मतलब 400 लोग। तो ऐसे में यह खुद को मुस्लिमों का, दबे कुचले गरीब लोगों का रहनुमा बताने वाले कुछ लोग कुछ परिवारों को अपने घर में शरण देकर दिखाएं और बताएं सरकार को कि ऐसे गरीबों की मदद की जाती है। लेकिन ये लोग अपने घर की 1 इंच जमीन भी इन लोगों को नहीं देंगे, लेकिन छाती पीटने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरे हैं। ये वही गैंग है जो कहता है कि कागज नहीं दिखाएंगे, और अगर अपने घरों की जमीन नहीं दे सकते तो फिर रेलवे अपनी जमीन इन लोगों को कैसे दे दे? देश कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता। एक बात और, अगर ये छाती पीटने वाला गिरोह अपनी जमीन नहीं भी दे सकता तो नैनीताल में 400 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। पूरे उत्तराखंड में 4000 से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। उन पर बसा दो इन लोगों को, क्योंकि वक्फ की जमीनें गरीब लोगों के उत्थान के लिए ही तो होती हैं। क्या इनका वक्फ भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा? उसे आना चाहिए। छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला। आप बिना किसी सबूत के हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां नहीं उड़ा सकते। इस गैंग की एक और हकीकत सुनिए। ये पूरी बस्ती कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए बसाई थी, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं पहुंचे, क्योंकि वो जानते हैं उनके नेताओं ने क्या क्या घोटाला किया है इस बस्ती को बसाने में। दूसरी बात, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बता दूं कि इस कार्रवाई में 6 मंदिर भी टूटेंगे और हिंदुओं की 4 धर्मशालाएं भी टूटेंगी। लेकिन इस शाहीन बाग वाले गैंग ने क्या एजेंडा चलाया है कि सिर्फ मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
शाहीन बाग वाला ढपली गैंग भी यहां पहुंच चुका है, जो अपनी ढपली बजा बजा कर लोगों को बता रहा है कि मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है। 500 रुपए की दिहाड़ी वाली भीड़ भी यहां पहुंच चुकी है चिल्लाने के लिए। ये वही दिहाड़ी मजदूर हैं जो पहले सीएए पर चिल्लाए, फिर हिजाब पर चिल्लाए और अब उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। इस बुलडोजर की कार्रवाई से पहले अगर सरकार इन जिहादियों की जांच करवाए तो इनमें से कम 50% से भी ज्यादा लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया निकलेंगे। जैसे इन लोगों ने रेलवे की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, वैसे तो ये कल राष्ट्रपति भवन के पास 4 झुग्गी बनाकर राष्ट्रपति भवन पर भी अपना दावा ठोक सकते हैं। तो क्या कल इन्हें राष्ट्रपति भवन का मालिक बना दिया जाएगा? कुछ मौलाना यहां कागज भी दिखा रहे हैं कि उन्हें पट्टे के तौर पर ये जमीनें दी गई हैं। तो क्या इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि रेलवे की जमीन का कोई पट्टा कैसे दे सकता है? क्योंकि रेलवे तो अपनी जमीन का पट्टा आवंटित नहीं करता और ना ही उसने ऐसा किया है। इन्हें सिर्फ वोटों के लिए यहां बसा दिया गया। भारत की राजनीति का अगर विश्लेषण किया जाए तो सामने आएगा कि ये गैंग सेक्युलरिज्म का ढिंढोरा पीटते हुए अपना धंधा चलाता है, क्योंकि इन लोगों को वोटों से मतलब होता है। देश जाए भाड़ में, इनकी सत्ता सुरक्षित रहनी चाहिए। अब आप गौर से सुनिए छाती पीटने वाले गैंग का क्या कहना है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी मैदान में हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि किसने मुद्दा उठाया मुझे नहीं पता, लेकिन हां, मैं सुप्रीम कोर्ट में कल उस पर बहस कर रहा हूं। अदालत में पेश होने के लिए कल यात्रा निकाल कर जाने की अनुमति मांगी है। बहुत वक्त से ये मुद्दा चलता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से इसको उठाया गया। मैं नहीं जानता सरकार की नीयत। फैसले को लेकर किसी को ऐतराज होता तो वो उसके खिलाफ बड़ी अदालत में अपना पक्ष रख सकता है। तो वो लोग इसीलिए अदालत आए हैं, मैं उनका पक्ष रखूंगा। मैं उनके वकील के तौर पर यहां आया हूं। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि हल्द्वानी की रेलवे भूमि के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। 5 जनवरी को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट की ओर से तमाम पहलुओं पर गौर नहीं किया गया। खास तौर पर राज्य सरकार की ओर से इस मामले में पैरवी तक नहीं की गई, जबकि जिस भूमि पर रेलवे ने अपना दावा ठोका है वो नजूल और संबंधित लोगों की रजिस्ट्री से जुड़ी है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस नजूल और रजिस्ट्री की कहानी फ्रॉड है। आगे सुनिए, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर हल्द्वानी के लोगों को घर से निकाल रहे हैं, जिसमें मुस्लिम की तादाद ज्यादा है, और उनको बेघर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर अटकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुस्लिमों को घरों से बेघर किया गया, उनके घरों को तबाह किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? बताओ, क्या ये देश नफरत से चलेगा? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। जब तक हम सभी ये नहीं सोचेंगे कि भारतीय किसी भी धर्म, भाषा या संस्कृति से हम सभी एक हैं, तब तक देश फलता फूलता और विकसित नहीं होगा। हम डर के साए में ही रहेंगे। इस डर को दूर करने के लिए हम सभी को काम करना होगा। विपक्ष हो या सत्ता में बैठे लोग, सभी को एक रस्सी पकड़नी होगी। इन जितने भी लोगों की बयानबाजी मैंने आपको बताई, ये सब अलगाववाद के पुजारी हैं जो अक्सर देश को तोड़ने की बात करते हैं। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि धामी सरकार के लिए वक्त चुनौतियों से भरा हुआ वक्त है और इस वक्त धामी सरकार को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है, वो भी कानूनी तौर पर। और हां, इस बात को भी सब अच्छे से समझ लें कि ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। सीधा और सिंपल मामला है, रेलवे की जमीन है और उस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे रेलवे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की मदद से खाली करवा रहा है। लोगों को बाकायदा घर खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, वो भी 6 दिन पहले। ये कानूनी लड़ाई है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।